हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी टॉपिक वाइज, उसके अंतर्गत दूसरे मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। और इस मॉक टेस्ट का जो टॉपिक है वो है भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण। तो पहली वीडियो इसकी आ चुकी है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसी को देखिए, और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले उसको देखें, और टॉपिक वाइज का मतलब ही है कि आप एक सीक्वेंस में चलें जिससे कि आपको तथ्यों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो भारत पर जो पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम था इसने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो ये किया था 712 ईस्वी में। इसको रट लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध पर दाहिर नामक एक शासक का शासन था, और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया था और सिंध पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर किए आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध पर आक्रमण किया था उसका उल्लेख एक अरबी भाषा में एक लिखित ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा, ठीक है। और इसी में जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था उसका उल्लेख मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि ये जो चचनामा है ये किस भाषा में लिखा गया है। तो ये अरबी भाषा में लिखा गया है, ये भी आप याद रखना क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जजिया लगाने वाला शासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम जजिया लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है। तो भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप ये मत समझिए कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो एक अरबी था, तो भारत में जो सत्ता स्थापित करने का श्रेय है वो अरबों को जाता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वो किसको जाता है, अरबों को नहीं बल्कि वो तुर्कों को जाता है। क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो मुस्लिम सत्ता के अंतर्गत भारत में दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम स्थापना की थी। और जो मोहम्मद गौरी था वो अरब नहीं बल्कि वो तुर्क था, इसीलिए जो आपका उत्तर होगा वो तुर्क होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर मुस्लिम अनुयायियों के अंतर्गत सबसे पहले आक्रमण किसने किया था। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि भारत पर मुस्लिम अनुयायियों के अंतर्गत सबसे पहले आक्रमण किया था अरबों ने, क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो मुस्लिमों की अरबी शाखा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, अरब आक्रमण के समय अफगानिस्तान में किस वंश का शासन था। तो अरब आक्रमण के समय अफगानिस्तान में एक ब्राह्मण वंश का शासन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असम का प्राचीन नाम क्या था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो असम का जो प्राचीन नाम था वो था कामरूप, ठीक है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी किस वंश का शासक था। तो जो महमूद गजनबी था वो यामनी वंश का शासक था, और यामनी वंश को ध्यान रखना आप गजनी वंश भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे उत्तर जो क्वेश्चन है वो उल्टा पूछा गया है, वहाँ पर पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि गजनी वंश का अन्य नाम क्या था, तो वो यामनी वंश था। यहाँ पर मैंने विकल्प में यामनी दिया है, तो आप याद रखेंगे इसको गजनी वंश भी कहा जाता था, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग और याद करिए, एक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो यामनी वंश था या फिर गजनी वंश था इसकी स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आई थिंक। तो आप याद करिए जो गजनी वंश था उसकी स्थापना की थी अलपत
गीन ने, ठीक है, किसने की थी? अल्पतगीन ने। और ये जो महमूद गजनवी था ये यामनी वंश का ही शासक था। और एक चीज़ और ये आप याद रखिए कि ये जो महमूद गजनवी था, ठीक है, ये मुसलमानों की तुर्क शाखा से संबंधित था, ये अरबी नहीं था। आप याद रखना, अरबी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था कौन? सुबुक्तगीन। काफ़ी अजीब सा नाम है, ठीक है, तो आप याद रखना, सुबुक्तगीन पहला भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्क शासक था। और ये कौन था? ये महमूद गजनबी का पिता था, ठीक है, और अल्पतगीन का गुलाम था, जिसने कि यामनी वंश या फिर गजनी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और जो इन आक्रमण का जो काल था वो था 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक। आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो 17 बार आक्रमण किया और 27 सालों में, 1000 से 1027 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो ये काफ़ी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो भारत में महमूद गजनवी का जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वो सिर्फ धन की लूट था, ठीक है, और उसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि वो यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करे या फिर अपने साम्राज्य का प्रसार करे। और इसी कारण उसके जब जो हमले किए हैं उसने भारत पर, तो एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो महमूद गजनवी था उसने मोस्टली मंदिरों को निशाना बनाया है। और उस समय के जो मंदिर थे उनमें अपार धन संचित होता था, और इसी धन को लूटने के लिए महमूद गजनवी हमेशा मंदिरों पर आक्रमण करता था। तो इसीलिए जो उसका उद्देश्य था वो धन की लूट था, ना कि इस्लाम का प्रसार और या फिर अपने साम्राज्य का प्रसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने किसको सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक माना है? तो ये माना गया है महमूद गजनवी को। इसने ही सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ऐसा किसने माना है? इतिहासकारों ने। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक था भीम प्रथम, ठीक है। और ये आक्रमण हुआ कब था? तो ये हुआ था 1025 से 26 ईस्वी के मध्य में, ठीक है। और ये भारत में उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में उस समय बहुत ही ज़्यादा धन संपदा संचित थी, जिसको लूट कर महमूद गजनवी अपने साथ ले गया था, ठीक है। और इस समय शासक तो आपको पता ही चल गया कौन था, भीम प्रथम। अगला क्वेश्चन है, कब महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अंतिम आक्रमण जो इसने किया था वो 1027 ईस्वी में किया था। और ये 1027 ईस्वी में जो शासन किया था, जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर, वो जाटों और जो खोखर लोग होते थे, खोखरों को दंड देने के लिए ये आक्रमण किया था। क्योंकि ये जो जाट थे और खोखर लोग थे, इन लोगों ने महमूद गजनवी को रास्ते में परेशान किया था जब ये सोमनाथ मंदिर की धन संपदा को लूट कर जा रहा था, और कुछ धन इन लोगों ने भी उससे लूट लिया था। इसीलिए जो महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण किया है भारत पर, वो इन लोगों को सबक सिखाने या फिर दंड देने के लिए ही किया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो महमूद गजनवी की मृत्यु हुई है 1030 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एसएससी वगैरह में। निम्नलिखित में से किसको बुत सिकन या फिर मूर्ति भंजक भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महमूद गजनवी को, क्योंकि जब भी ये मंदिरों पर महमूद गजनवी आक्रमण करता था तो वहाँ पर जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी उसे ये तोड़ देता था। तो इसी मूर्ति को तोड़ने के कारण इसे मूर्ति भंजक या फिर बुत सिकन की उपाधि दी गई थी, या फिर इसको कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है महमूद गजनबी द्वारा प्रचलित सिक्के किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये सिक्के प्रसिद्ध थे दिल्ली वाला के नाम से, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके सिक्कों से आपको ये जानना है कि जो महमूद गजनबी के ये सिक्के थे ये एक तरफ संस्कृत से, मतलब संस्कृत में इनसे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। किस भाषा में? संस्कृत में। और ये किस धातु के बने थे ये भी आप याद करिए, ये बने थे चांदी के। तो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको आप नोट कर लीजिए तो आगे आपको आसानी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो वह चंदेल शासक था विद्याधर, ये महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है किताब उल यमनी तथा तारीख ए यमनी किसकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये रचनाएं हैं उत्वी की। और उत्वी था कौन? ये महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था और इसी ने ये 2 किताबों की रचना की है, किताब उल यमनी या तारीख ए यमनी। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अलबरूनी वो इतिहासकार था जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और इसने एक प्रसिद्ध रचना की थी किताब उल हिंद, ठीक है। इसकी रचना की थी और इसको कहा जाता है भारत की खोज। अगर हिंदी में इस किताब की बात करें तो उसका नाम भारत की खोज था। और अलबरूनी के संदर्भ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करना है कि अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ये बात आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बन के आता है यहाँ से। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो कौन था? अलबरूनी, ठीक है। और ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। तो पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी फिरदौसी को और यह भी महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिरदौसी ने किस भाषा की नींव रखी थी। तो फिरदौसी ने फ़ारसी भाषा की नींव रखी थी और एक फिरदौसी की फ़ारसी भाषा में रचना है जिसका नाम है शाहनामा। इसी रचना में सर्वप्रथम फिरदौसी ने फ़ारसी भाषा का क्या बोलें कि स्टार्टिंग की है, यानी कि शिलान्यास किया है, यहीं से अपनी इस फ़ारसी भाषा की नींव को रखा है अपनी रचना शाहनामा से। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम किया था मुल्तान में आक्रमण। और कब किया था ये भी आप याद करिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था। तो ये किया था 1175 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो उद्देश्य थे दोनों के, महमूद गजनबी और गौरी के अलग अलग थे। जो महमूद गजनबी था उसका उद्देश्य सिर्फ धन की लूट था, लेकिन जो मोहम्मद गौरी था उसका उद्देश्य भारत में अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने गुजरात में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो ये किया था भीम द्वितीय ने, ठीक है। और जब मोहम्मद गौरी ने कब 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर एक शासक था मूलराज द्वितीय और ये जो भीम द्वितीय था ये मूलराज द्वितीय का भाई था जिसने इसके मतलब मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया और इसे पराजित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर लक्ष्मी, नंदी आदि के चित्र अंकित थे। तो ये थे मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने बिहार पर आक्रमण कर नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। तो ये किया था मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। तो ये कौन था मोहम्मद बख्तियार खिलजी? ये मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसने बंगाल और बिहार पर आक्रमण करके नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को तहस नहस कर दिया था, नष्ट कर दिया था। और जो वहाँ पर बौद्ध बिहार में जो भिक्षु रहते थे
उनका सरेआम इसने कत्लेआम किया था और उन बिहारों को भी लूट लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है। और ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य में। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पृथ्वीराज तृतीय था उसे राय पिथौरा या फिर राय पिथौरा कहते थे। ठीक है। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तराइन के प्रथम युद्ध में किस राजपूत शासक ने पृथ्वीराज तृतीय की मदद नहीं की थी? तो ये जो मदद नहीं की थी ये की थी जयचंद ने। ठीक है। तो जयचंद आपको पता ही होगा गहड़वाल वंश का शासक था और पृथ्वीराज ने इसकी लड़की का अपहरण कर लिया था जिसका नाम संयोक्ता था। इसी कारण से ये पृथ्वीराज से काफ़ी क्रुद्ध था, इसीलिए इसने इस युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज तृतीय निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? तो पृथ्वीराज तृतीय अजमेर और दिल्ली यानी कि उपरोक्त दोनों जगह का शासक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध था ये 1192 ईस्वी में हुआ था और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बदला लेने आया था क्योंकि प्रथम तराइन युद्ध में वो हार गया था और इस युद्ध में उसने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और अपने साथ बंदी बनाकर ले गया था पृथ्वीराज को। लेकिन फिर इसके बाद पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है और उसके संदर्भ में इतिहासकारों में मतभेद है काफ़ी कि कैसे उसकी मृत्यु हुई। लेकिन जो एक सबसे मान्य तथ्य है वो ये है कि पहले तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे ही पृथ्वीराज इसके विरुद्ध क्या बोलते हैं विद्रोह करता है गौरी के विरुद्ध, तो वैसे ही मोहम्मद गौरी इसको मरवा देता है। ठीक है। खैर अलग अलग तथ्य इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन मैंने आपको वही बताया जो सर्वाधिक मान्य तथ्य है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन है तराइन वर्तमान के किस राज्य में अवस्थित है? बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, लोग युद्ध के बारे में पढ़ के चले जाते हैं सब कुछ करके, लेकिन ये नहीं पता करते कि ये जो तराइन था या फिर चंदावर था ये कहाँ पर था। ठीक है। तो आपको ये भी बातें याद रखनी होती हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तराइन वर्तमान के किस राज्य में अवस्थित है? तो तराइन अवस्थित है कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है। और हरियाणा में कहाँ पर? थानेश्वर के निकट। थानेश्वर के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है जब आपको मैं हर्षवर्धन के विषय में पढ़ा रहा था एंशिएंट हिस्ट्री में। इसीलिए अगर आपने वो टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो आप उसको देखिए जाके, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत भी मदद मिलने वाली है आपको उनसे। तो ये हरियाणा में था। ठीक है। थानेश्वर के निकट। अगला क्वेश्चन है चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने गहड़वाल वंश के शासक जयचंद को पराजित किया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो ये चंदावर का युद्ध था ये 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि ये जो चंदावर था ये कहाँ पर था? ये था कन्नौज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है? तो मोहम्मद गौरी की हत्या होती है गजनी लौटते समय 1206 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? तो ये तीनों ही यानी कि यल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक तीनों ही मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इसमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और भारत में प्रथम मुस्लिम राज्य का उद्भव किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अब आपको इतना पढ़ने के बाद तो पता चल ही गया होगा कि भारत में जो मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक था वो मोहम्मद गौरी था। ठीक है। तो इस तरीके से ये कितने 36 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए
और बाद बाकी एक मैं जानकारी आपको बता दूं कि भारत और विश्व के भूगोल की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है intellecto.in की वेबसाइट पर। तो अगर आप अपने फैक्चुअल नॉलेज को बहुत अच्छा करना चाहते हैं भारत एवं विश्व के भूगोल में, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 1600 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे और प्रश्न और उनकी व्याख्या के माध्यम से लगभग 4500 प्लस यानी कि 4500 से ज़्यादा तथ्यों को कवर किया गया होगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और इसमें जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा। पहले आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, फिर आप अपने टेस्ट को सबमिट करेंगे और उसके बाद आपको प्रश्नों की व्याख्या सहित PDF आपके फ़ोन में डाउनलोड करने का विकल्प आ जाएगा, ठीक है। और फीस 199 रुपये है। तो 199 रुपये फ़ीस काफ़ी कम है। अगर आप देखें कि आपको 4500 फैक्ट मिल जाएंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए है, जिसमें कि भूगोल से प्रश्न बनते हैं, चाहे वो UPSSC हो, UPSI हो, PET, SSC, CHSL, रेलवे, ROE या फिर कोई भी हिंदी भाषी लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा जो आयोजित की जाती है, प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर डला ही हुआ है। बाद बाकी आप intellecto.in की वेबसाइट पर भी जाकर सीधा चेक कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने दूसरा टेस्ट किया और जो अगला टेस्ट है वो आएगा फिर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश से, ठीक है। तो जुड़े रहिए इस टेस्ट सीरीज से, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। और एंशियंट हिस्ट्री की टॉपिक वाइज हो चुकी है, ठीक है। और किसकी हो चुकी है? इंडियन ज्योग्राफी की हो चुकी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। बहुत ही जल्दी पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहें और लगातार इसका फ़ायदा उठाते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।